प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है ना, ये बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो बिजनेसेस का काम क्या है, वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रहे हैं, उनको रेंडर करना है। अगर उनको एक ऐसा प्राइस वो नहीं सेट कर पाते कि जिस प्राइस से उनको प्रॉफिट या मार्कअप बचे, तो उनके लिए लॉस की सिचुएशन हो जाएगी। सो उन्होंने एक ऐसा प्राइस सेट करना ना जिससे उनको प्रॉफिट भी आए, उनका प्राइस भी ज़्यादा ना हो, मतलब वो उनको कॉम्पिटिटिव भी मार्केट में रखे और उनकी जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी कवर कर ले। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है जब प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। सो जब आप प्रोडक्ट का अपना इनिशियल प्राइस यानी फॉर द फर्स्ट टाइम आप अपना प्राइस सेट करते हो, तो डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फर्म्स के द्वारा फॉलो की जाती हैं। उनमें से जो 3 सबसे कॉमन स्ट्रेटजीज हैं, एक तो है प्राइस स्कीमिंग, दूसरी है प्राइस पेनिट्रेशन एंड तीसरी है पीक लोड प्राइसिंग। इनको आज हम डिटेल में करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटजी आती है वो आती है प्राइस स्कीमिंग की। ठीक है, सो जो ये आपकी प्राइस स्कीमिंग की स्ट्रेटजी है, इसमें बिजनेस क्या करता है, वो जब प्रोडक्ट पहली बार आता है ना, वो इनिशियली उसका प्राइस प्रोडक्ट या सर्विसेज का हायर सेट करता है। मतलब जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले वो आएगा, जो उसका इनिशियल प्राइस होगा प्रोडक्ट का, वो बहुत ज़्यादा रखा जाएगा, मतलब हायर सेट किया जाएगा। और कुछ टाइम बाद उस प्राइस को ग्रेजुअली लोअर कर दिया जाता है इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। यानी स्कीमिंग की स्ट्रेटजी क्या है, इसको सिंपल सी बात है, जब आप पहली बार जब पहली बार प्रोडक्ट इनिशियल लेवल पे आएगा तो प्रोडक्ट का प्राइस हायर होगा। कुछ जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा प्रोडक्ट का प्राइस ग्रेजुअली लोअर करते जाएंगे। यानी जो ये स्ट्रेटेजी है, इसे ऑफन तब यूज़ किया जाता है जब कंपनी नए प्रोडक्ट्स को, यानी खास करके मार्केट में ईवर्ड्स जो उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो उनको लगता है कि पैसा अच्छा स्ट्रॉन्ग ला सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को, यानी उनका प्राइस सेट करने के लिए ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। ये तो एक पॉइंट हो गया। यहाँ सेकंड, अगर आपने टारगेट करना है अर्ली अडॉप्टर्स को, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को सबसे नंबर पहले पे लेना चाहते हैं। जैसे यानी उनकी साइकी ही ऐसी है, उनका दिमाग ही ऐसा कि वो मतलब सभी से आगे रहना चाहते हैं, वो कोई भी प्राइस पेश कर सकते हैं, बस उन्हें चीज़ सबसे पहले चाहिए। यानी ये होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। और जो कस्टमर जो प्रीमियम प्राइस पे करने को भी तैयार है, यानी ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं। जब ये 3 चीज़ें फर्म ने करनी हो तो वो प्राइसिंग स्कीमिंग की पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं। यानी जो प्राइस स्कीमिंग का सिंपल ऑब्जेक्टिव यही है, जो इनिशियल प्राइस होंगे, यानी जो आपके इनिशियल स्टार्टिंग के प्रॉफिट्स होंगे ना, उनको मैक्सिमाइज किया जा सके और कैपिटलाइज करना जो कस्टमर्स की, जो सर्टेन कस्टमर, यानी कुछ ऐसे गिना चुने हुए कस्टमर्स हैं जो उनकी विलिंगनेस है कि वो हायर प्राइसेस पे कर सकते हैं। मतलब ये क्या कहते हैं, यानी जो ये प्राइस कैम है उसका लक्ष्य एक ही है। मतलब जब आपने पहली बार प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, बीइंग इनोवेटिव या न्यू प्रोडक्ट, या अपने अर्ली अडॉप्टर्स के लिए या वो कस्टमर्स के लिए जो विलिंग है हाई प्राइस पे करने के लिए, जब उनकी सेटिस्फेक्शन या नीड्स को आपने पूरा करना, तो अब आप प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी को फॉलो करोगे। इससे क्या होगा, जो आपके इनिशियल लेवल के यानी सबसे स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट्स होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी वो मैक्सिमाइज, और आप अपने कस्टमर्स की जो हाई प्राइस पे करने को विलिंग है उनको कैपिटलाइज करके उनकी सेटिस्फेक्शन अचीव करवा पाओगे। यानी क्या होता है, जब आपने तो अपना मतलब स्टार्टिंग में सिंपल, अगर आपको मैं हिंदी में सिंपल भाषा में बताऊं, आप पहली स्टेज पे ही अपना प्रॉफिट, पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर अप कर लेते हो। अब जैसे कॉम्पिटिटर्स एंटर करते हैं, फिर जो मार्केट डिमांड है, यानी मार्केट या डिमांड है, वो जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है उनकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। देखो मतलब क्या कहना चाहते हैं, जब देखो पहले बीइंग आपने सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया, आपने अपना स्टार्टिंग में अपना प्रॉफिट बहुत कमा लिया, ठीक है। अब देखो आपके प्रोडक्ट को इमिटेट करेंगे, यानी कॉम्पिटिटर सेंटर होंगे। जैसे जैसे कॉम्पिटिटर सेंटर होना, फर्म्स नहीं आपके प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगी, यानी तब क्या होगा, जो मार्केट है या मतलब जो डिमांड है वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए हो जाएगी। यानी जो आपके प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, जो उनकी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर थोड़ी आपके जितने हाई प्राइस पे बेचेंगे। अब फिर फर्म क्या करेगी, उस डिमांड को भी मेंटेन करने के लिए, और जो मतलब अपना कस्टमर वो खोना नहीं चाहते, उसके लिए क्या करेंगे, वो ग्रेजुअली अपना प्रोडक्ट का प्राइस लोअर करना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा बड़े कस्टमर बेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये सारा फंडा था प्राइस स्कीमिंग का, ठीक है। यानी सिंपल अगर एक लाइन में बताया जाए तो आप हाई प्राइस सेट करते हो जब फर्स्ट प्रोडक्ट को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद ग्रेजुअली उसका प्राइस लोअर कर दिया जाता है जैसे जैसे प्रोडक्ट मतलब इंपॉर्टेंस कह लो, या मतलब उसको मतलब कह सकते हो कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की फेम बढ़ता जाता है, मतलब जैसे जैसे उसका कवरेज कस्टमर की बढ़ती जाती है। ये होती है प्राइस स्कीमिंग। एक बार अगेन कर लेते हैं।
अच्छे से देखो, मतलब अच्छे से इन द सेंस एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ अगेन कि मतलब क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट। सिंपल चीज़ है, ध्यान से समझो। यानी स्कीमिंग में आप क्या करते हो, आप इनिशियल प्राइस को हायर सेट करते हो जो प्रोडक्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद आप ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, कस्टमर बेस बढ़ता जाता है, फिर आप उसका ग्रेजुअली प्राइस लोअर करते रहते हो। इस स्ट्रेटेजी को ज़्यादातर तभी यूज़ किया जाता है जब आपका न्यू या इनोवेटिव प्रोडक्ट है, उसके यूनिक फीचर्स हैं वो किसी के साथ मैच नहीं खाते, यानी जो फीचर्स वो बेनिफिट वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा उसकी आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने अभी तक ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड की ही नहीं। यानी जब आप प्रोडक्ट का इनिशियली जब उसे इंट्रोड्यूस करोगे मार्केट में, यानी वो ऐसी सेगमेंट होगी कस्टमर्स की जिसमें वो इंट्रोड्यूस होगा जिसमें कस्टमर विलिंग है कि वो हायर प्राइस पे करेंगे। उनको बस चाहिए क्या कि हमें चीज़ सबसे पहले मिलनी चाहिए, यानी वो प्रोडक्ट को पहली बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये कस्टमर की साइकी है, ठीक है। सो जब आप हायर प्राइस ऐसे कस्टमर्स के लिए हायर प्राइस सेट कर देते हो इनिशियली, तो कंपनी को जितना उन्हें पॉसिबल प्रॉफिट है वो कैप्चर कर लेंगे। यानी उन अर्ली एडॉप्टर वो बंदे हैं जो प्रोडक्ट को सबसे पहले बार खरीदना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो वो रेडी है हाई प्राइस पे करने को। सो कंपनी स्टार्टिंग में ही अपने प्रॉफिट मार्जिन्स पूरे कर लेती है, यानी इन शॉर्ट आप कह लो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्टिंग में ही पूरी हो जाती है। सो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, अब कॉम्पिटिटर्स एंटर करते जाएंगे, कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा और मार्केट डिमांड के डायनामिक्स चेंज होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे, प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ेगी, यानी ऑब्वियस बात है जो कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस है वो कम होंगे। सो अब कंपनी क्या करेगी, उसी सेम प्रोडक्ट का अब उनका प्रॉफिट मार्जिन्स पूरे हो गया, अर्ली अडॉप्टर की सेटिस्फेक्शन नीड्स भी पूरी हो गई है, वो उसी प्रोडक्ट का ग्रेजुअली प्राइस लोअर करना स्टार्ट कर देंगे। यानी वो धीरे धीरे उसको प्राइस को लोअर कर देंगे ताकि वो अट्रैक्ट कर पाए ब्रॉडर कस्टमर पे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है उनको मेंटेन कर पाए और नए प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। इससे क्या होगा, इससे कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होगा। यानी इन शॉर्ट ये चीज़ अलाउ करेगी कंपनी कि वो मार्केट में गहराई में डीपर पेनिट्रेट कर पाए और प्राइस सेंसिटिव जो सबसे ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है जो 1 रुपये की चीज़ को भी लेके भड़क जाते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं, उनको भी अट्रैक्ट कर पाए। यानी जो इनिशियली उस प्रोडक्ट को खरीदते नहीं थे क्योंकि उनको लगता है ये बहुत महंगा, अब आपने इतना प्राइस लोअर कर दिया कि वो भी परचेज कर पाए। इससे आपका लॉयल कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इन शॉर्ट जो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है कंपनी को हेल्प करती है कि वो अपनी अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में, यानी जब वो अर्ली स्टेजेस उसकी प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन है तभी वो अपने प्रॉफिट्स को सारों को मैक्सिमाइज करके जितना पैसा वो कमाना चाहता है कमा ले। और जब क्योंकि जब प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन होती है ना, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज होती है, तब जो उसकी डिमांड है ना रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। मतलब वहाँ पे तब आपके प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स ज़्यादा नहीं होते। यानी जो कंपनियां वो एडवांटेज लेती है जो उन कस्टमर्स की जो विलिंग है प्रीमियम प्राइस पे करने को फॉर अ न्यू एंड डिजायरेबल प्रोडक्ट। मतलब आप देखो, सपोज करो जैसे लाइक कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब आना ही काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कस्टमर्स उनको इनोवेटिवली ईगरली वेट करते हैं उनके आने के लिए। सो स्टार्टिंग में उन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है ना वो इनइलास्टिक होती है, यानी कस्टमर्स प्रीमियम प्राइस पे करने को भी रेडी होते हैं। यानी ठीक है, समझ आ गया था। सो जो प्रोडक्ट जैसे जैसे अब इंट्रोडक्शन में आपने कंपनी में प्रॉफिट पूरा मुनाफा कमा लिया, अब जैसे जैसे प्रोडक्ट मैच्योर होता जाएगा और मतलब उसकी स्टेज मैच्योरिटी की पीएलसी की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज में यानी मैच्योरिटी की आएगी, अब वो अपनी ग्रोथ से भी आगे आ चुका है, मतलब उसको हर जगह जाने को पता कि वो प्रोडक्ट है, तब उसको और वाइड सेपरेट करने के लिए प्राइस रिडक्शन की जाती है। अब उसका प्राइस और बढ़ाने की बजाय उसको रिड्यूस किया जाता है ताकि जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स है वो भी आपके प्रोडक्ट पे बने रहें, जिससे आपकी एडिशनल सेल्स वॉल्यूम होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट था प्राइस स्कीमिंग का जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, समझ गए। सो इसको अच्छे से कर लेना। आगे आती है प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है। देखो, प्राइस पेनिट्रेशन प्राइस स्कीमिंग का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। प्राइस स्कीमिंग में आप इनिशियली हाई प्राइस सेट करते थे, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता था आप उसको लोअर करते थे। प्राइस पेनिट्रेशन में बिजनेस पहले लोअर प्राइस सेट करेगा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का, और जैसे ही उस प्रोडक्ट को उसका रिक्वायर्ड मार्केट शेयर मिल जाएगा, यानी वो लार्ज कस्टमर बेस को अट्रैक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद उसका प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो प्राइमरी गोल है पेनिट्रेटिंग द, मतलब जो
पेनिट्रेशन प्राइसिंग की पॉलिसी है, जो इसका मेन मुद्दा, जो इसका मेन लक्ष्य ये है कि हम पहले मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, एक कस्टमर बेस बनाएंगे और फिर उसके प्रॉफिट कमाएंगे। मतलब इन शॉर्ट, पहले लोगों को जोड़ो अपने साथ, जब लोग जुड़ जाएंगे फिर उसका प्राइस हायर करो, यानी फिर आपके इनिशियल प्रॉफिट्स, मतलब आपके प्रॉफिट्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी इवन इफ इट मीन्स सेक्रीफाइस द इनिशियल प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट। मतलब सिंपल चीज़ है, यानी अगर आपको अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कस्टमर का, आपको पहले मार्केट में पेनिट्रेट करना है लोअर प्राइस सेट करके। इवन अगर आपको अपने प्रॉफिट कुछ गंवाने पड़े ना, तब वो भी जाएगा, गवाओ उनको, बट अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। यानी जो प्राइस पेनिट्रेशन की पॉलिसी है ना, ये ज़्यादा तब कंपनीज यूज़ करते हैं जो एक अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, यानी जो ये चाहते हैं कि हर बंदे के मुंह पे उनके ही ब्रांड का नेम हो, और वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर कर रही हैं जहाँ पे जो कंपटीशन की इंटेंसिटी है ना बहुत ज़्यादा है, और इवन उनको जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर जो ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेम प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर रहे हैं, उनका जो थ्रेट है उसको भी काउंटर करना है, उससे भी मतलब उसको भी फेस करना है। सो जब ये चीज़ें करनी हो तो जो प्राइस पेनिट्रेशन, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी। जब एक बार बिजनेस ने सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, मतलब उसको पता है उसका ये स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बन चुका है, फिर वो ग्रेजुअली थोड़ी धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज करेगा या एडिशनल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगा या सर्विसेज लेके आएगा जिसके हायर प्राइस पॉइंट्स हो गए। मतलब दो चीज़ें कर सकते हो, जब आपका कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग बन गया, या तो आप उसी प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दो जिससे आपके प्रॉफिट इंक्रीज होने स्टार्ट कर जाएंगे, या आप उसके रिलेटेड कोई ऐसी न्यू प्रोडक्ट या एडिशनल प्रोडक्ट या सर्विसेज लेके आओ जिसके हायर प्राइजेस हो, यानी कंज्यूमर आपके विलिंग हो गए उस चीज़ को लेने के लिए, वो आपको हायर प्राइजेस दे देंगे। सो यानी जो फर्म है वो लोअर प्राइस चार्ज करती है टू गेन मार्केट एंट्री। सिंपल फंड है, समझ गए? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है वो आती है पीक लोड प्राइसिंग की। देखो, जो आपकी पीक लोड प्राइसिंग की स्ट्रेटजी है, इसे यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज में जहाँ पे डिमांड फ्लक्चुएट करती है, यानी जिसमें सीजन्स आते हैं, या तो एक पीक पीरियड होता है, एक ऑफ पीक पीरियड्स होता है। सो जो आपकी डिमांड है जब पीक पीरियड में ज़्यादा होगी, ऑफ पीक पीरियड में कम होगी, इस चीज़ को मद्देनजर रख के प्राइसिंग्स को फ्लक्चुएट किया जाता है। यानी फिर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, यानी इस स्ट्रेटजी में हायर प्राइजेस सेट किए जाते हैं जब पीक पीरियड्स पे डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, और लोअर प्राइजेस सेट किए जाते हैं ऑफ पीक पीरियड्स में जहाँ पे डिमांड बहुत कम होगी। सो जब जो फर्म्स है जब वो हायर प्राइजेस चार्ज करती हैं पीक पीरियड्स में, जब उनकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है, तब उस टाइम पे वो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करती हैं और अपने रिसोर्सेज जो वो यूज़ कर रही हैं प्रोडक्शन में, उसकी मैक्सिमम यानी बेटर मैनेजमेंट की जाती है, एफिशिएंट वे में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जाती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की। यानी कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेटजी है जो पीक और ऑफ पीक पीरियड को बैलेंस करके चलती है, इसका मेन लक्ष्य यही है कि जो डिमांड एंड सप्लाई के जो डायनामिक्स है उसको बैलेंस किया जा सके। अब बैलेंस कैसे करना है? बाय इंसेंटिवाइजिंग कस्टमर्स टू शिफ्ट देयर कंजम्पशन टू ऑफ पीक पीरियड्स थ्रू लोअर प्राइसेस। यानी आप बैलेंस क्या कर, देखो पीक पीरियड ऐसी चीज़ है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई नहीं, और मतलब प्रोड्यूसर के पास चीज़ें होंगी ही नहीं सप्लाई करने को। सो वो आधे तो कस्टमर उसके लॉस हो जाएंगे। सो इस चीज़ लॉस को मेंटेन करने के लिए ना पीक और ऑफ पीक में बैलेंस कर दिया जाता है। यानी वो क्या कहते हैं, अगर जो कस्टमर्स मतलब जितनी डिमांड है आप तो, जितनी सप्लाई है आप तो उतनी चीज़ें ही दे सकते हो ना, मतलब जो एक्सेस डिमांड है उसको ऑफ पीक पीरियड में शिफ्ट कर दिया जाता है, और ये शिफ्ट के लिए वो क्या करते हैं, ऑफ पीक पीरियड में प्राइस को लोअर कर देते हैं थोड़ा सा, कि ये बैलेंस बना रहे हैं, मतलब प्रॉफिट सालों के दोनों पीरियड्स में प्रॉफिट ही हो एट द एंड। ठीक है। सो जो इंडस्ट्रीज कॉमनली इस पीक लोड प्राइसिंग को यूज़ करती है, इसमें आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एयरलाइंस होगी, ट्रेन्स होगी, जैसे जो सीजन्स होते हैं लाइक फेस्टिवल सीजन्स, वहाँ पे डायनामिक प्राइसिंग होने के कारण प्राइस राइजेस होंगे। सो यूटिलिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी होगी या टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री होगी, वो पीक लोड प्राइसिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब एक लाइन कही थी उन्होंने, वो समझो पहले, when a firm is prepared to incur increased cost on transportation, it can use the fastest mode of transport to rush goods to the desired warehouse, reducing inventory cost। ये ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड एक असर्शन में क्वेश्चन आया था। उन्होंने कहा था अगर फर्म रेडी है, वो स्टार्ट मतलब वो उन्होंने पूरा क्लियरली एक्सप्रेस कर दिया
कि वो अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ भी गई है ना, अगर इंक्रीज भी है, वो भी वो बेयर करने को तैयार है, वो भी वो पे करने को तैयार है। सो अगर फर्म पे करने को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हायर तैयार है तो फिर वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकती है अपने गुड्स को अपने वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए। और इससे एट द एंड अगर वो ट्रांसपोर्टेशन में एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो उनको ही फ़ायदा होगा, उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। सो ये चीज़ें थी, ये याद रखना। आगे कुछ और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आती हैं जिनमें से सबसे पहले आती है रैम्प से प्राइसिंग। इसको ये ना मैचिंग का क्वेश्चन आया था, एक लिस्ट में आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के नाम दिए थे, दूसरी लिस्ट में एक्सप्लेनेशंस दी थी। जो रैमसे प्राइसिंग का वो मैच खाती है, दैट इज प्राइस डेविएशंस फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल वो क्या कह रहे हैं, जो रैमसे प्राइसिंग वो ये क्या कह रही है, देखो जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, जो उससे प्राइस डेविएशंस हो रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी जो आपके प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। यानी इनका डायरेक्ट कोई नाता नहीं है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक इधरली बढ़ेगी तो उधरली कम होगी। सो इन शॉर्ट जो मार्जिनल कॉस्ट से आपकी प्राइस डेविएशंस हो रही है रैमसे प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट है। सेकंड उन्होंने कहा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। देखो जो ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है ना, ये फुल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें मार्कअप भी आता है। यानी आपका जो टारगेट रिटर्न आप चाहते हो, मतलब आप जैसे अगर आपने 100 का प्राइस, आप 100 का प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको 150 वापस मिले, जो वो आपकी टारगेट रिटर्न है। 100 का बना 150 आप चाहते हो, और यानी जो 50 का बीच है दैट विल बी मार्कअप। सो ये ऐसी कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जिसे कंप्लीट फॉर्म में कहा फुल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहा जा सकता है, जिसमें मार्कअप आ जाता है, कंपटीशन की इवन डिग्री भी आ जाती है कि आपने कंपटीशन को भी मद्देनजर रख के प्राइस को सेट करना है, प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी को भी ऑब्जर्व कर रहा है, और इवन अगर प्रोडक्ट के जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। सो जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है ना, इसे सबसे अप्रोप्रिएट कंसीडर किया गया प्रोडक्ट टेलरिंग में। ये भी क्वेश्चन आया था, लाइक यूजीसी के पेपर बहुत बार आया ये, कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो अप्रोप्रिएट है अगर आपने प्रोडक्ट टेलरिंग करनी है। ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर था कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। आगे आती है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या है। देखो आगे चलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अब पहले एक लाइन सुनो, व्हेन डिमांड इज स्लैक एंड द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव फर्म्स ऑफन फॉलो द प्राइसिंग मेथड ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। सिंपल वो कहना क्या चाहते हैं, देखो जब डिमांड स्लैक है, डिमांड कम है, बट जो मार्केट है वो कॉम्पिटिशन बहुत कॉम्पिटिटिव है, उसमें कॉम्पिटिशन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जो फर्म्स हैं वो कौन सा प्राइसिंग मेथड फॉलो करते हैं, दे फॉलो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अब इसको करते हैं डिटेल में। देखो जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है, इसमें आप ऐसा प्राइस सेट करते हो प्रोडक्ट और सर्विस का जो बराबर होगा आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट की सर्विसेज की आपको पड़ रही है। अब मार्जिनल कॉस्ट आपको पता ही है, जो यानी एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, ये आपको पता है। यानी जब आप ऐसा प्राइस सेट करते हो जो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, तो फर्म वो एबल है, वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही। स्लैक डिमांड होने के भी बावजूद वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं, यानी जो उनको पड़ रही है एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की, और वो अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज कर रहे हैं टुवर्ड्स देयर फिक्स्ड कॉस्ट एंड ओवरहेड। बहुत सिंपल बात है। देखो जब एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, आपको एक उसकी टोटल कॉस्ट पड़ती है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कंपोनेंट है कॉस्ट का जो तो पढ़ना ही पढ़ना है, यानी वो इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट पढ़ता ही पड़ता है, चाहे आप जीरो आउटपुट बनाओ, चाहे जितना मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउट प्रोड्यूस करो, वो सेम रहना। वेरिएबल आउटपुट आपका अकॉर्डिंग टू मतलब जो आप आउटपुट निकाल, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अकॉर्डिंग टू आपके आउटपुट वेरी करेगी। अगर कम लेवल है आउटपुट का तो वो कम होगी, अगर ज़्यादा है तो कम होगी। देखो जब स्लैक डिमांड है तो यानी तब मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग को फर्म्स फॉलो करते हैं, वो अपना प्राइस ऐसे सेट करती हैं यानी जो उनकी जस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए। अगर उनकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स द फिक्स्ड कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। ठीक है। सो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब स्लैक डिमांड होगी तो फर्म्स में फेस डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस ड्यू टू एक्सेस सप्लाई और वीक डिमांड। यानी देखो अगर डिमांड स्लैक है
तो चीज़ें बनी की बनी रह जाएंगी। एक्सेस सप्लाई तो फेस करनी ही पड़ेगी फर्म्स को। एक तो उनके डिमांड वीक है, ऊपर से सप्लाई एक्सेस है, तो सो कहीं ना कहीं फर्म्स को डाउनवर्ड फेसिंग प्राइस का प्रेशर फेस करना पड़ेगा, यानी डाउनवर्ड प्रेशर आएगा प्राइजेस का, यानी उनको अपने प्राइजेस को लोअर करना ही पड़ेगा। सो अगर वो अपना मार्केट शेयर बनाए रखना चाहते हैं और अट्रैक्ट और साथ ही साथ नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करना चाहते हैं ताकि उनकी कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज हो, तो फर्म्स को मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एज अ स्ट्रेटेजी यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा मेथड है जो उनको अलाउ करता है कि वो कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे मार्केट में अपने प्राइजेस को लोअर करके एज इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स। मतलब ये ऐसी प्राइसिंग है जो मल्टीपल एडजस्टमेंट्स अलाउ करती है फर्म्स को। सो इन शॉर्ट जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइजेस है ये पर्टिकुलर रेलेवेंट उन इंडस्ट्रीज में है जहाँ पे पेरिशेबल गुड्स होते हैं या सर्विसेज, यानी मतलब पेरिशेबल मतलब जो जल्दी से जल्दी जिनकी कंजम्पशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, यानी बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है, जैसे ईटेबल्स होते हैं, ये वेयर अनयूज्ड कैपेसिटी और इन्वेंट्री कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर पीरियड। यानी देखो पेरिशेबल गुड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, यानी जिनकी कंजम्पशन बहुत जल्दी है, जिनको जल्दी जल्दी कंज्यूम करना पड़ेगा कि वो मतलब ख़राब ना हो, यानी इनकी हम इन्वेंट्री या जो हमारी अनयूज्ड कैपेसिटी है प्रोडक्शन की उसको ज़्यादा टाइम तक आगे नहीं लेके जा सकते फ्यूचर पीरियड्स के लिए, ठीक है। सो जब आप प्राइसिंग करते हो मार्जिनल कॉस्ट पे, तो जो फर्म है वो कुछ रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, पैसा उनके पास आ जाएगा नो डाउट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करके, उसी पैसे को यूज़ करके वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर अप कर लेंगे रेदर देन इंकरिंग कंप्लीट लॉस। देखो कुछ ना आने की बजाय कुछ तो आ रहा है ना, ये फंडा यहाँ पे चलता है, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो रही है ना, कंप्लीट लॉस तो नहीं हो रहा ना, चीज़ें कुछ तो बिक रही है ना। अगर हम प्राइजेस को लोअर करते हैं उसकी मार्जिनल कॉस्ट तक ले जाते हैं, सो ये सारा कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग हमें समझाती है, ठीक है। सो आगे क्या कर एक ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है वे दैट मे नॉट बी सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म, इट डज नॉट कवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड मे नॉट जनरेट सफिशिएंट प्रॉफिट फ्रॉम होम। एक चीज़ याद रखना, ये असर्शन और रीज़न में पूछी जाती है। नो डाउट मार्जिनल कॉस्ट आपको शॉर्ट रन में फ़ायदा देती है, एटलीस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर रही है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, बट जो ये स्ट्रेटेजी है प्राइसिंग की ये लॉन्ग रन में सूटेबल नहीं है, नहीं सस्टेनेबल है, क्योंकि आप इतने प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे कि आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को ज़्यादातर बियर, मतलब कहना क्या चाहते हो, अगर आप अकेली वेरिएबल कॉस्ट बियर कर रहे हो मतलब उसके बराबर आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, बट फिक्स्ड कॉस्ट आपकी बियर नहीं हो रही, बट ये चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि लॉन्ग रन में दोनों कॉस्ट को ही बियर करना पड़ेगा, नहीं तो इट विल बी लॉस सिचुएशन फॉर योर फर्म। सो ये इतने सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट लॉन्ग टर्म में नहीं करते। सो ये मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन में इसका वाइबिलिटी बहुत कम है। सो जो शॉर्ट टर्म में जब शॉर्ट टर्म होती है, सो ये फॉर्म्स को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि वो नेविगेट कर पाएंगे थ्रू पीरियड्स ऑफ स्लैक डिमांड, मतलब मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग शॉर्ट टर्म में फॉर्म्स को हेल्प करेंगे कि वो उस सिचुएशन से निकल पाए, बट वो उनकी साथ के साथ मार्केट में प्रेजेंस बने रहे, बट लॉन्ग टर्म डील के लिए ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है, इसको यूज़ भी नहीं किया जा सकता लॉन्ग टर्म में अगर फॉर्म्स अच्छा सक्सेस चाहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे आ रहा है एक ना, उन्होंने कहा था आपको स्ट्रेटेजीज तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी, उन्होंने कहा था यू हैव टू सीक्वेंस प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड अदर प्रैक्टिसेस। पहले लाइन समझो, सीक्वेंस ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड अदर प्रैक्टिसेस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था, उन्होंने आपको एक प्रोडक्ट दे दिया, वो बिल्कुल न्यू अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके वो कह रहे थे उसके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग एज उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप कौन कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे कैसे फॉलो करोगे, मतलब नीचे ऑप्शंस में दे दिया, आपने उसको करेक्ट वे में अरेंज करके बताना था। देखो जो सबसे पहले इनिशियली अगर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की जाएगी, यानी जो प्रोडक्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की जा सकती है। इसमें आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन स्टेज में हायर प्राइस सेट करते हो ताकि जो आप अर्ली अडॉप्टर्स को भी कैप्चर कर पाओ और कस्टमर जो हायर प्राइस पे करने को विलिंग है उनको कैप्चर कर पाओ और ग्रेजुअली फिर प्राइसेस को लोअर कर सकते हैं। सेकंड, यानी ये फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकंड में ग्रेजुअल राइज इन प्राइस, यानी जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट ट्रैक्शन गेन कर रहा है, मतलब मार्केट शेयर गेन कर रहा है, कस्टमर बेस अट्रैक्ट कर रहा है,
ठीक है, और मार्केट में उसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है तो प्राइस उसका ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा सकता है। यानी इस स्ट्रैटेजी में आप एडवांटेज लेते हो प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, उसकी फीचर्स की, एज उसकी डिमांड जब जनरेट हो रही है वो और ज़्यादा फैल रही है। लास्ट में सीक्वेंस में क्या आएगा, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और मार्केट सेगमेंटेशन। यानी जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आ जाएगा, यानी उसका ऐसा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की जो ग्रोथ स्टेज है, यानी तब प्रोडक्ट को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स चाहिए, यानी उस पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, वो की जा सकते हैं। इससे उसके फीचर्स भी इन्हांस होंगे, अच्छे हो जाएंगे, परफॉर्मेंस भी प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। एडिशनली मार्केट सेगमेंटेशन आप कर सकते हो, मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो टारगेट करने के लिए जो आपके स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स हैं, और अपने टेलर मार्केटिंग एफर्ट्स कर सकते हैं। यानी जौन सी मार्केट में जिस तरीके के जिस प्रकार के एफर्ट्स चाहिए उनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो ये था करेक्ट सीक्वेंस उन प्रोडक्ट के लिए जो बिल्कुल न्यू है और जिसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, उसकी प्राइसिंग कैसे होगी। अब यहाँ पे आगे, अभी ये 3 स्टेप्स हो गए, चौथा स्टेप हम करने से पहले ना, इसके बाद बेसिकली 5 ऑप्शन थी, 5 करने। सबसे पहले स्कीमिंग करो, फिर ग्रेजुअल प्राइस राइज करो, फिर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करो और मार्केट सेगमेंटेशन करो। पहले ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट मैंने आपको और डिटेल में बताना है क्योंकि ये अकेला भी पेपर में बहुत आता है। नेक्स्ट चौथा स्टेप क्या, ग्रेजुअल रिडक्शन लाओ प्राइस की टू रिटेन सेल्स। अब आपने इनिशियली हायर प्राइस, मतलब इनिशियली आपने हायर प्राइस सेट किया, फिर ग्रेजुअल राइज और कर दिया प्राइस का, जैसे जैसे डिमांड करती रही, फिर आपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट और मार्केट की सेगमेंटेशन कर दी। अब आप प्राइस में ग्रेजुअल रिडक्शन लाओगे अपनी सेल्स को बनाए रखने के लिए। यानी जैसे देखो, अब वो स्टेज आ गई प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल की जहाँ पे अब कॉम्पिटिटर्स एंटर करना स्टार्ट कर गए मार्केट्स में और प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपके लिए, फर्म के लिए नेसेसरी हो जाता है कि वो ग्रेजुअली प्राइस को रिड्यूस करें ताकि उनकी सेल्स मेंटेन रहे, रिटेन करें, इवन वो कॉम्पिटिटिव भी रहे साथ में, मतलब कॉम्पिटिटर से जो कंपटीशन आ रहा है उसको फेस करते रहे। सो कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेटेजी है वो हेल्प करती है मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए और कस्टमर एट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट जो स्टेप में, मतलब जो सीक्वेंस में स्टेप आएगा वो आएगा लार्ज प्राइस कट। यानी जब आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बहुत लेटर स्टेजेस आ जाएंगे, अगर आप जब मार्केट इन शॉर्ट उस प्रोडक्ट के लिए सैचुरेटेड हो जाएगी या प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस फेस करनी स्टार्ट कर देगा, मतलब ओल्ड डेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा, वो पुराना हो जाएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा कट्स करने पड़ेंगे प्राइस में। यानी प्राइस कट्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप डिमांड को स्टिमुलेट कर पाओगे और कस्टमर्स को इनकरेज कर पाओगे कि वो अभी भी प्रोडक्ट को परचेज करें। मतलब सारा प्रोडक्ट जितना अवेलेबल है सप्लाई, वो सारी की सारी उसको परचेज कर ले बिफोर जो प्रोडक्ट पूरा ही मार्केट से फेज आउट हो जाएगा। सो ये 5 स्टेप्स थे, यानी ये सीक्वेंस था प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का जो हम फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू अ न्यू प्रोडक्ट, उसके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट के जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट स्टार्टिंग में नहीं होते। अब इसमें मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट का टॉपिक करवाना है, वो देखो एक बार। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट वैसे तो सीक्वेंस में 3rd आता है, इसका मतलब क्या, देखो जैसे आपको पता है कि कंज्यूमर, अगर तो आपके कंज्यूमर की इनकम राइजिंग का सिनेरियो चल रहा है तो जो प्रेफर्ड डिसीजन चॉइसेस होंगे ना बिजनेस फर्म्स के लिए वो होगी लो इनकम इलास्टिक प्रोडक्ट्स विद द प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। लाइन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपके कस्टमर्स की इनकम्स राइज हो रही हैं, वो सिनेरियो आप देख रही हो, तो जो आपने एज अ बिजनेस डिसीजन चॉइस जो लेनी है वो यही होगी कि आपने लो इनकम इलास्टिक प्रोडक्ट्स को विद इम्प्रूवमेंट सेल करना है। यानी जब कंज्यूमर की इनकम राइज होगी तो उनकी यानी परचेजिंग पावर राइज होगी, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा बिलिंग होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव्ड या हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे स्पेंड करें। ये तो चीज़ ठीक है। यानी इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस तरीके की डिमांड को पूरा करने के लिए जो बिजनेस है ना वो फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनमें नए नए यूनिक फीचर्स लेके आना, उनकी परफॉर्मेंस अपने प्रोडक्ट्स की इंक्रीज करना, ताकि जो हायर इनकम कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट किया जा सके, उनको कैप्चर किया जा सके। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे हमारी जो स्ट्रेटेजी आती है वो आती है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग की। देखो, जो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, ये मतलब मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू होती है। यानी जो आपकी कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग है ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स प्राइस है ना, जो आपके मेन प्रोडक्ट का है
उसको लोअर सेट किया जाता है। मतलब चीज़ें सिंपल सी मैं समझाता हूँ। देखो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में जो मैन्युफैक्चरर है, जो मेन प्रोडक्ट है उसका लोअर प्राइस सेट कर देते हैं, और जो उसमें यूज़ होने वाले फर्दर प्रोडक्ट है उसका प्राइस हायर सेट किया जाता है प्रॉफिट्स को पूरा करने के लिए। इसको मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ सिंपल वे में। आज के टाइम पे आप प्रिंटर्स के एग्जाम्पल हो, जो डेस्क जेट प्रिंटर्स होते हैं, आपको पता है उसमें इंक कार्ट्रिज पड़ता है। कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज प्रोडक्ट का मतलब प्रिंटर का प्राइस बहुत लोअर सेट करेंगे, जिससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि इतना अच्छा प्रिंटर इतने रेट में मिल गया, सारे फीचर्स हैं, और बाद में जो उसमें कार्ट्रिज यूज़ होगा वो इतने प्रॉफिट्स कंपनी को बना के देता ना। मतलब अगर उन्होंने अपना मेन प्रोडक्ट प्रिंटर लोअर प्राइस पे भी सेट किया ना, कार्ट्रिज डबल ट्रिपल रेट पे आपको मिलेगा। इंक कार्ट्रिज वो जो उसका प्रोडक्ट है ना, उससे ही कंपनी अपने जो पहले लॉसेज है वो पूरे कर लेती है। ये होती है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग की। इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आया था ना, वो आया था रेजर्स और कैमरास की एग्जांपल के थ्रू। सो उन्होंने आपको पूरी एक केस स्टडी दी थी, वो कहते थे इसको स्टडी करके बताओ तो विच प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज फर्म्स फॉलोइंग इन दिस सिनेरियो। सो रेजर्स और कैमरास की ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम फॉलो की जाती है। यानी वो क्या करते हैं, इस स्ट्रैटेजी में जो मैन्युफैक्चरर जो उनका मेन प्रोडक्ट है उसको रिलेटिवली लो कॉस्ट सेट पे सेट कर देंगे। यानी वो हायर मार्कअप सेट करेंगे जो उनके मेन प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री है या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड है। यानी जैसे रेजर ले लो, रेजर का शेविंग के लिए रेजर यूज़ होता है, मतलब जो रेजर है उसका प्राइस कम होगा, जो रेजर के ब्लेड्स हैं उसका प्राइस ज़्यादा होगा, यानी उसमें मार्कअप प्रॉफिट का ज़्यादा होगा। सेम तरीके से जो कैमरास हैं उनका प्राइस कम होगा, जो उसमें फिल्म्स यूज़ होने, जो रैपिडली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स यूज़ होने, उसका मार्कअप बहुत ज़्यादा होगा। सो जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना विद द लोअर प्राइस मेन प्रोडक्ट, यानी मेन प्रोडक्ट इतना ही लोअर प्राइस पे होगा कि कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, उसको खरीद लेंगे, और उसके बाद प्रॉफिट किससे जनरेट करने हैं, जो उसके एसोसिएटेड प्रोडक्ट है उसकी सेल से, जो इसेंशियल है। अगर वो आप एसोसिएटेड मान लो रेजर का रेजर ब्लेड नहीं खरीदा, कैमरा की फिल्म नहीं खरीदी, प्रिंटर का कार्ट्रिज नहीं खरीदा, तो ये चलेंगे कैसे, ये तो डब्बे हैं, फिर बेकार चीज़ें हैं। सो ये होती है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। सो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पॉइंट याद करो कि जो प्राइसिंग, देखो मैंने आपको अलग अलग प्राइसिंग करा दी, स्ट्रेटेजीज करवाई हैं। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी चॉइस है, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपने कौन से यूज़ करनी है, ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है चीज़। यानी प्रोडक्ट की नेचर क्या है, प्रोडक्ट की सर्विस की नेचर क्या, मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है जिसमें प्रोडक्ट सेल करना है, कंपटीशन किस तरीके का फेस किया जा रहा है, इंटेंस है या नॉर्मल है, टारगेट कस्टमर क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव लक्ष्य क्या है बिजनेस के। इवन कई बार बिजनेसेस मल्टीपल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कंबाइन कर देते हैं, एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नहीं हेल्पफुल होती प्राइस को सेट करने के लिए। सो मल्टीपल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ की जाती हैं, अपनी प्राइसिंग के अप्रोच को एडजस्ट किया जाता है ओवर टाइम, मार्केट डायनामिक्स को मद्देनजर रखे, और ताकि वो अपने बिजनेस गोल्स को इन्वॉल्व कर सके। सो यहाँ तक हमारी ऑलमोस्ट मेजर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कंप्लीट होती हैं। अब ये सेक्शन, ये क्लास रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी जहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ अपनी रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करती है और इंडस्ट्रीज उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करती। वहाँ पे जो प्राइसिंग मेथड है ना, ऑफन जो रेगुलेटरी बॉडीज़ ही डिटरमाइन करती है कि कौन सा प्राइसिंग मेथड यूज़ किया जाएगा, ताकि वो ये इंश्योर कर पाएँ कि जो प्राइसिंग प्रैक्टिसेस वो उस इंडस्ट्री में फर्म यूज़ कर रही हैं, एक तो वो फेयर है, मतलब किसी भी वे में किसी भी तरीके से वो किसी को हार्म नहीं कर रही, और उनकी प्राइसिंग्स बिल्कुल रीजनेबल है, यानी विद इन अफोर्डेबल, विद इन रीच है। सो जो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग मेथड है, ये कॉमनली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में ही यूज़ किया जाता है। अब जो ये आपका टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग है, इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें एक प्राइस सेट करते हो। अब वो प्राइस के जो बेसिस होंगे वो होंगे जो आपकी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो आप चाहते हो कि उस पर आपको रिटर्न आए, उस चीज़ को मद्देनजर रखे हुए आप एक प्राइस को सेट कर दोगे। अब जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि एक एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी कंपनी के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट पे। मतलब रिटर्न देखो हर कोई तो यही चाहेगा ना उसकी रिटर्न बहुत ज़्यादा हो, बट एक एक्सेप्टेबल रिटर्न होती है, यानी मतलब ठीक है ये चीज़ जायज़ है, इतनी तो चाहिए, तो वो रेगुलेटरी बॉडीज इस्टेब्लिश कर देंगी, यानी कंपनी की क्या एक एक्सेप्टेबल रिटर्न होनी चाहिए उसके इन्वेस्टमेंट पे, एंड फिर वो उसको बेसिस आप मान के आपको वो अलाउ कर देंगे कि आप प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, ताकि जो आप अपनी टारगेट रेट ऑफ रिटर्न को अचीव कर लो। मीन टू से वो आपको एक स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया या एक रेट प्रोवाइड कर देंगे दैट जिसको कंसिडर किया जाता है एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। आप
उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी टारगेट रेट ऑफ रिटर्न को सेट कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट जो ये मेथड है ये कंपनीज को इंश्योर करता है जो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं कि वो अपनी उनकी इतनी काबिलियत है कि वो अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाएँ ईजिली। मतलब रेगुलेटरी बॉडीज़ को ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो अपनी कॉस्ट ना कवर पाए, वो कहते हैं कि आप अपनी कॉस्ट कवर करो, इवन आप एक रीजनेबल रिटर्न लो इन्वेस्टमेंट में जिससे आपको प्रॉफिट भी बन जाए जो आपके नेसेसरी है आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। बट उन्होंने साथ के साथ ये भी किया कि वो इस तरीके से एक एक्सेप्टेबल रिटर्न देगी, उन्होंने कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करना है। मतलब इन एक साइड मतलब कहना क्या चाहते हैं, देखो रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए दोनों ही जाने बराबर है, फर्म्स भी बराबर है, कंज्यूमर भी, फर्म का भी नुकसान ना हो कंज्यूमर का भी ना नुकसान, यानी उनको भी प्रोटेक्शन देनी है। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो की जाती है जब टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग को फॉलो किया जाता है। आगे हमारे पास आती है प्राइस लाइनिंग क्या होता है। देखो जो प्राइस लाइनिंग है ना, ये प्राइसिंग की ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे फर्म क्या करती है, वो एक टारगेट प्राइस सेट कर देती है, ठीक है, फिर वो प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ जो भी उनका बिजनेस है उसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं जो उनको अलाउ कर दे, यानी ये चीज़ उनको अलाउ कर दे कि वो एक अपना मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट कमा पाएंगे उस प्राइस तक। मतलब इन शॉर्ट सबसे पहले जो प्राइस लाइनिंग है इसमें क्या किया, पहले प्राइस सेट किया जाता है, फिर आप प्रोडक्शन को डेवलप मतलब प्रोडक्ट या सर्विस की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो या उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, और तब आप वो डेवलपमेंट इस तरीके से कैरी आउट करोगे कि आप अपने टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओ उसी प्राइस पे, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अलग अलग वेरियस प्राइस पॉइंट्स हैं, यानी मतलब इन शॉर्ट जो जब ये स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है ना, तब ना ऑफर किए जाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वेरियस प्राइस पॉइंट्स पे। मतलब प्रोडक्ट और सर्विस अलग अलग प्राइसेस पे ऑफर किए जाते हैं एक स्पेसिफिक रेंज और प्राइस लाइन के बीच में। मतलब कहना क्या चाहते हैं, देखो अगर आपने पहले प्राइस सेट कर लिया, फिर आपने डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो आप एक रेंज बना लेते हो प्राइस की, मतलब उस प्राइस रेंज में आप उन्हीं प्रोडक्ट को डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग वराइटीज में अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे सेल करते हो। सो जो ये एक प्राइस लाइन आपने सेट की है ना, ये एसोसिएटेड होती है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी, फीचर्स और एट्रीब्यूट्स। मतलब एक प्राइस लाइन एक अगर आपके प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, मतलब वो क्वालिटी अच्छी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने के कारण भी वो क्वालिटी बनी, उसके फीचर्स अच्छे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स अच्छे हैं, तो देन आप उस प्राइस लाइन उसके लिए एक प्राइस लाइन डेवलप कर सकते हो। देखो जब प्राइस लाइनिंग इंप्लीमेंट की जाती है ना, तो फर्म का मेन लक्ष्य क्या है, उसने जितनी भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं मार्केट में उन सबको उनको केटर करना है। यानी जितनी सेगमेंट्स होंगी उतनी प्राइस सेंसिटिविटीज होंगी, यानी डिफरेंट होंगे क्योंकि कंज्यूमर्स डिफरेंट होंगे। सो हर कंज्यूमर की हर मार्केट सेगमेंट की सेंसिटिविटी को पूरा करना, यही काम मेन लक्ष्य प्राइस लाइनिंग का होता है। सो जो ये अप्रोच है ये कहीं ना कहीं कस्टमर्स को अलाउ करती है कि वो चूज कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विस जो उनके बजट में बेस्ट फिट कर रहा है और जो उनको क्वालिटी, फीचर्स, एट्रीब्यूट प्रोडक्ट के चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट उनकी नीड्स भी पूरी कर दे और साथ के साथ उसके बजट में भी फिट है, वो कस्टमर्स वो प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस लाइनिंग। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है प्राइस सीलिंग क्या है। देखो जो प्राइस सीलिंग एक पहले क्वेश्चन किस में आया था, देखो जो पहले इसकी क्वेश्चन की फॉर्म समझते हैं, उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि अगर आप इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो प्राइस सीलिंग करते हो तो उसके क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं। यानी ये यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो। यानी अगर इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे प्राइस सीलिंग सेट की जाती है तो उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे। देखो सबसे पहले तो उसकी जो सबसे मोटी कह लो या स्ट्रॉन्ग आउटकम निकलेगी वो है ब्लैक मार्केटिंग। देखो जब प्राइस सीलिंग को इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो सेट किया जाता है, ये चीज़ ना इंसेंटिव क्रिएट करती है सेलर्स के लिए कि वो अपने आप को ब्लैक मार्केटिंग में इंडल्ज कर ले। ब्लैक मार्केटिंग कह लो या इलीगल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कह लो, यानी इन शॉर्ट इसमें क्या किया जाता है, इसमें गुड्स को जानबूझकर पहले उसकी शॉर्टेज दिखाई जाती है, यानी जो और बाद में ब्लैक मार्केट में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस चार्ज करके सेल किया जाता है, ठीक है। सो जब आप प्राइस सीलिंग बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस सेट करते हो तो उससे क्या होगा, उससे कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांड है वो एक्सीड करनी शुरू हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड में एट आर्टिफिशियली लो रेट। अब ये रेट आर्टिफिशियल है, ये मार्केट डायनामिक्स के कारण नहीं है, ये तो सेलर ने किया, उसने जानबूझ के सीलिंग बिलो सेट किया इक्विलिब्रियम प्राइस से। यानी क्वांटिटी अगर सीलिंग नीचे सेट किया है, अब क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी है नहीं है, सो वो शॉर्टेज होगी, जो ये आर्टिफिशियल लो प्राइस है इस पे शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो जाएगी कमोडिटी की। सो अब
ये तो मैंने आपको चीज़ें बता दी, मतलब दो चीज़ें हैं, मतलब एक इसके रिजल्ट है ब्लैक मार्केटिंग होगी, दूसरी शॉर्टेज होगी। अब प्राइस सीलिंग को थोड़ा और डिटेल में करते हैं। देखो ये एक तरीके की ना गवर्नमेंट इम्पोज्ड लिमिट होती है मैक्सिमम प्राइस पे, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से फायदे के लिए ना एक लिमिट सेट कर देती है, मतलब कस्टमर्स के फायदे के लिए, कि सेलर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस ना चार्ज होए, बस उन्होंने इतना ही चार्ज करना है कस्टमर को, जो वो एक पर्टिकुलर या कमोडिटी या गुड का मतलब कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ये लिमिट इंपोज करते हैं उन गुड्स पे जिनके प्राइस होप है बहुत ज़्यादा राइस हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को हार्म करेंगे। बट ये चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट उस पर एक सीलिंग इंपोज कर देती है। जब ये प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो सेट की जाती है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा है? ये वो प्राइस होता है जहां क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, ये आपको पता है। तब ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां पे प्राइस आर्टिफिशियली लो होता है, मतलब खुद लो किया जाता है आर्टिफिशियली, नेचुरल नहीं है, डायनामिक्स के थ्रू नहीं है। सो जब प्राइस सीलिंग बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस होंगे तब शॉर्टेज हो जाएगी कमोडिटी की। अब ये शॉर्टेज क्यों होती है? क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस आर्टिफिशियल लो प्राइस पे वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब लोग ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे, उसकी इतनी सप्लाई नहीं आपको मिलेगी जो अब, यानी बाय प्रोड्यूसर्स। अब सप्लाई किसके थ्रू होगी? बाय प्रोड्यूसर हु फाइंड इट अनप्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस एंड सेल द कमोडिटी एट दैट प्राइस। सिंपल वे में देखो, जब प्राइस सेलिंग बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज द बेस्ट प्राइस जो सेलर जिस पे सेल करने को रेडी होता है, बट अब प्राइस सीलिंग तो उसके बिलो है। सो जब ये बिलो होती है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो लो प्राइस पे वो ज़्यादा होता है जिस सप्लाई पे। इसका कारण क्या है? मतलब क्योंकि जो सप्लायर्स है ना वो उस प्राइस पे चीज़ों को सेल ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे उनके लिए अनप्रॉफिटेबल है। सप्लायर का, प्रोड्यूसर का या सेलर का मेन लक्ष्य यही होता है, उसने प्रोडक्ट्स को इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही सेल करना है। यानी अब शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो गई कमोडिटी की। सो जब अगर मैं आपको शॉर्टेज के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं जो प्राइस सीलिंग के कारण कॉज होती है, तो ब्लैक मार्केटिंग ही होगी उसके रिजल्ट में। मतलब क्या होगा? देखो जो सेलर्स हैं वो जो बिल सीलिंग है उसके वहां पे तो वो प्राइस गुड्स को नहीं सेल करेंगे, मतलब वो अपनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। वो कह देंगे हमारे पास चीजें है ही नहीं, ठीक है, यानी डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी। अब वो क्या करेंगे? अब वो जानबूझ के उन चीजों को हायर प्राइस पे सेल करेंगे ब्लैक मार्केट में, इलीगल, यानी उनके प्रॉफिट्स बनते गए, ठीक है। इसे ब्लैक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कह देते हैं। इवन ब्लैक मार्केटिंग को ना अंडरग्राउंड या इलीगल मार्केट भी कहा जाता है। बेसिकली ये क्या है? इसमें इलीगल बाइंग और सेलिंग होती है गुड्स की बहुत हायर प्राइसेस पे, जो लीगली इम्पोज्ड सीलिंग से भी ऊपर होते हैं। मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट ने सीलिंग इम्पोज कर दी, प्राइस सीलिंग इम्पोज करते, ब्लैक मार्केट में चीजें उस प्राइस सीलिंग से भी कई गुना ऊपर जाके बिकेंगी। सो जो ये शॉर्टेज की सिचुएशन होती है ना, इसमें जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैं वो डैम श्योर है ब्लैक मार्केटिंग में अपने आप को एंगेज करेंगे, वो इस चीज के एडवांटेज लेते हैं। एडवांटेज कैसे? क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, एक्सेस में है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो एक्सेस में है, बट सप्लाई लिमिटेड है। सो वो कमोडिटी इलीगल मार्केट में या ब्लैक मार्केट में हायर प्राइसेस पे सेल करेंगे, जो मतलब जो ये सीलिंग प्राइस है ये गवर्नमेंट ने सेट किया, इससे भी बहुत ज़्यादा हायर प्राइस पे सेल की जाएगी ब्लैक मार्केट में चीज़ें, जिसके कारण उनको पोटेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे और वो ये शॉर्टेज को ज़्यादा एक्सलरेट कर देंगे। मतलब शॉर्टेज तो बढ़ेगी बट कहीं ना कहीं इलीगल वे में सेलर्स को प्रॉफिट बहुत होंगे, ठीक है। इन शॉर्ट जो ये प्राइस सेलिंग, ये तो मैंने अब आपको डिटेल में बता दिया कि गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है बिलो इक्विलिब्रियम, मतलब गवर्नमेंट बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है जिसपे सेलर्स ने चीज़ें बेचनी है, यानी वो इससे ज़्यादा कंज्यूमर्स पे चार्ज नहीं कर सकते। सो जब ये प्राइस सेलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो सेट की जाती है तो ये एक तरीके की ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड एक्सीड कर जाती है क्वांटिटी सप्लाई, सो जिसके कारण मार्केट में कमोडिटी की शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब ये शॉर्टेज होगी तो ये कंज्यूमर कह रहा हूं मैं, सॉरी, जो आपके सेलर हैं, जो प्रोड्यूसर, वो इस चीज के एडवांटेज उठानी स्टार्ट कर देंगे। वो क्या करेंगे? वो ब्लैक मार्केटिंग में इंडल्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो ज्यादा प्राइसेस पे चीजों को सेल करेंगे। सो जो ये लोअर प्राइस सीलिंग है, जब यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है प्रोड्यूसर की वो डिक्रीज होगी, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट को ही नहीं कवर कर पा रहे। या अगर मैं लीगल वे में बताऊं, अब पहले तो मैंने लीगल चीज बता दी ब्लैक मार्केटिंग, अगर हम अब लीगल वे में चलें तो जो ये जब लोअर प्राइस सीलिंग सेट की जाती है ना इक्विलिब्रियम लो प्राइस पे, यहाँ पे प्रोड्यूसर रेडी नहीं होते चीज़ों को सेल करने के लिए, क्योंकि उनको पता है ना तो वो अच्छे प्रॉफिट कमा पाएंगे ना वो अपनी कॉस्ट कवर कर पाएंगे। सो ये एक रिस्ट्रिक्टेड प्राइस है, ये बेनिफिशियल नहीं होता प्रोड्यूसर या सेलर के। सो इवन उनका जो ये लोअर प्राइस इंसेंटिवाइज है, ये कंज्यूमर को और इनकरेज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करो। देखो सिंपल वे में
प्रोड्यूसर या सेलर बेचना नहीं चाहता, डिमांड और बढ़ती जा रही है, वो कहता मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे लॉसेस हो रहे हैं, वो चीज़ें नहीं बेचेगा, डिमांड कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे भाई सस्ती होगी चीज़ और ले लो। सो ये ना जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है एक मार्केट में, जो ये इम्बैलेंस है सप्लाई और डिमांड में, ये इतनी ज़्यादा शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं ना, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ज़्यादा एक्सीड कर जाती क्वांटिटी सप्लाइड को प्राइस सीलिंग के लेवल पे, यानी इस सिचुएशन में इतना ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है कि कंज्यूमर को डिजायर्ड कमोडिटी मिलती ही है, जितनी मर्जी वो डिमांड कर ले उसको वो कमोडिटी मिलेगी ही नहीं। और सेलर क्या करेगा, उसको जानबूझ के उसके पास पड़ी हो चीज़ चाहे बट वो देगा नहीं, वो उसको राशन कर लेगा या एलोकेट कर लेगा, इतने इनएफिशिएंट, मतलब सिंपल कह लो उसको हाइड कर ले, उसको मतलब छुपा लेगा, नहीं देगा वो, क्योंकि उसका पता है उसके नुकसान हो रहा है। एडिशनली जो ये शॉर्टेज क्रिएट हो गया प्राइस सीलिंग के कारण, इससे ब्लैक मार्केट से मर्ज हो जाती है। ब्लैक मार्केटिंग मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ये वो इलीगल और अनरेगुलेटेड मार्केट है जहाँ पे गुड्स को खरीदा या बेचा जाता है एक बहुत हायर प्राइस पे, यानी जो गवर्नमेंट की इम्पोज सीलिंग है ना उससे कई गुना हायर प्राइस पे बेचा जाता है। अब जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ब्लैक मार्केट में, वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इंगेज कर जाते हैं ताकि उनको ये शॉर्टेज से उनको फायदा हो सके, ये स्कार्सिटी का वो लाभ उठा सके और हायर प्रॉफिट्स को अर्न कर सके। समझ आ गया? बहुत अच्छे से समझाया मैंने, अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, आगे आती है पीएलसी की स्टेज और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये ना एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको लिस्ट वन दे दी थी कि हमारे आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज कौन चल रही है और उसमें कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। वैसे तो मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका है। देखो, अगर तो आपका प्रोडक्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो तब जो आपको ना, जो आपके कॉम्पिटिटर का प्राइस है ना, सेम प्रोडक्ट जो आपका कॉम्पिटिटर उस इंडस्ट्री में सेल कर रहा है, आपको सेम प्राइस, आपको ऐसा प्राइस सेट करना पड़ेगा कि जो आपके कॉम्पिटिटर के प्राइस के साथ मैच खाए। जब आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आ जाएगा तो तब आप ऐसा प्राइस सेट करो कि आप पेनिट्रेट कर पाओ मार्केट में, मतलब मार्केट में घुस पाओ, अपना शेयर बढ़ा पाओ। जब आपकी पूरी मैच्योरिटी, प्रोडक्ट पूरा वेल डिफाइंड है, हर मुंह पे आपके प्रोडक्ट का नाम है कंज्यूमर के, तब आप कॉस्ट प्लस प्राइस चार्ज कर सकते हो, मतलब अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और जब आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे, मतलब वो फेज आउट होने ही वाला इंडस्ट्री, तब आप प्राइस में आपको रिडक्शन लानी ही पड़ेगी। ठीक है। सो अगर एक और मैचिंग का क्वेश्चन आया था, उसको भी देख लो। उन्होंने फिर अगेन एक लिस्ट में आपको प्राइसिंग, अपना प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेजेस दी थी और दूसरी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन दी थी। देखो, जो इंट्रोडक्शन है वो मैच खाती जब आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होते हैं, आपके होम मार्केट में बहुत कम कॉम्पिटिशन है। ग्रोथ में कॉम्पिटिटर्स इन अदर हाई इनकम कंट्रीज बिगिन प्रोडक्शन फॉर देयर डोमेस्टिक मार्केट, यानी जब आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी तो जो आपके अदर हाई इनकम कंट्रीज में कॉम्पिटिटर है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। जब आपके प्रोडक्ट की मैच्योरिटी होगी तो जो कंपनीज हैं जो अदर हाई इनकम कंट्रीज में, वो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर देंगे, मतलब वहाँ से वो चीज़ें ज़्यादा आपके तरफ आएंगी, यानी इनोवेटिव कंट्री में। और जो लास्ट डिक्लाइन होती है तो कॉम्पिटिटर्स जो अदर हाई इनकम कंट्रीज में, वो प्रोडक्शन बिगिन कर देते हैं डेवलप, मतलब उन्होंने प्रोडक्शन प्लांट ही यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे ना कुछ बुक ऑथर्स थे, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया। देखो, जो वेल्थ ऑफ नेशंस की बुक थी उसे किसने दिया था? जो वेल्थ ऑफ नेशन की बुक थी इसे एडम स्मिथ ने 1776 में लिखा था। इसे ना एक सबसे अच्छी फाउंडेशनल टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये चीज़ डिस्कस करती है जो आपकी कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं। सो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं, मतलब हम कह सकते हैं आपको एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस इतना याद रखो ये बुक क्या चीज़ के लिए है। उसके बाद आती है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इसे 1817 में डेविड रिकार्डो ने पब्लिश करवाया था। ये डेविड रिकार्डो ने लिखी थी। जो ये बुक का ये इंट्रोड्यूस करती है जो हमारे इकोनॉमिक, जो मतलब सेवरल, जो जितने भी मतलब सिग्निफिकेंट है इकोनॉमिक हमारे कॉन्सेप्ट है ना, उनको ये हाईलाइट करती है। इवन इसमें जो आपकी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो हमने स्टार्टिंग में ही की थी फर्स्ट यूनिट में, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, वो भी इसमें अच्छे से मेंशन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसे 1798 में पब्लिश किया गया था और इसे थॉमस माल्थस ने लिखा था। अब जो ये है, जो इस बुक में जो माल्थस ने क्या किया, उसने पुट की फॉरवर्ड हिज थ्योरी दैट पॉपुलेशन ग्रोथ वुड इवेंचुअली आउटस्ट्रिप द मीन्स ऑफ सब्सटेंस। मतलब उसने एक थ्योरीज में लिखी थी, वो थ्योरी क्या कहती थी कि जो आपकी पॉपुलेशन ग्रो करेगा वो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, जिस दिन वो आपकी जो मीन्स ऑफ सब्सटेंस, जो जीने के जरिए, उसको क्रॉस कर जाएगी, जिसके कारण नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे, फेमाइन और पॉवर्टी जैसे। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट, जैसे देखो रिसोर्सेज, तो जब आपकी पॉपुलेशन आपके अवेलेबल रिसोर्सेज को क्रॉस करगी तो डैम श्योर नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। ये चीज़ हमने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन की बुक्स में थॉमस माल्थस ने हमें बताई थी।
नेक्स्ट आती है दास कैपिटल। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, जिसे 1867 में पब्लिश किया गया था। ये भी एक फाउंडेशनल वर्क था मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स का, यानी जो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स है ना, जो उसका फाउंडेशन, जो उसका बेस, जो उसकी नींव है, उसको कार्ल मार्क्स ने प्रेजेंट किया था। और उसने एनालाइज किया था कि जो कैपिटल मोड है प्रोडक्शन का, मतलब जब आप कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन कर रहे हो, जो कैपिटलिस्ट मोड है, टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्शन की जाती है, और आप लेबर की जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो और क्लास स्ट्रगल हो रहा है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की बुक, नाम दास कैपिटल नेम की बुक है, उसमें बताया था। ठीक है, समझ गए। अब ये बुक्स के आपके ऑथर्स याद रखने पड़ेंगे, नाम मतलब किस कौन सी बुक किसके साथ मैच करती है, मैचिंग के क्वेश्चन में बहुत बार आया है। आगे आता है स्नॉब इफेक्ट क्या होता है। देखो पहले लाइन समझो, when consumers seek to be different and exclusive by demanding less of a commodity as more people consume it, this phenomena is known as the snob effect। बहुत सिंपल है। देखो कई बंदे ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं ये चीज़ केवल मेरे पास ही होनी चाहिए, किसी दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए। मतलब वो ये चाहते हैं कि बस मेरा ही राज चलता रहे, मतलब ये एक्सक्लूसिव चीज़ अगर मेरे पास है तो है। यानी कई इसमें स्नॉब इफेक्ट तब होता है जब एक ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो अगर सब कंज्यूमर्स के पास आना शुरू हो जाए, यानी हर कंज्यूमर के पास वो अब चीज़ प्रोडक्ट या सर्विसेज है, तो उसमें से कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई अब तो ये चीज़ सभी के पास आ गई, मुझे नहीं ये चीज़ चाहिए। वो अपनी डिमांड को कम कर देते हैं, वो कहते थे भाई ये चीज़ अब कॉमन है, हमने इससे क्या करना। दैट इज दिस फिनोमिना इज नोन एज स्नॉब इफेक्ट। समझ गए। सो जो स्नॉब इफेक्ट तब होता है जब इंडिविजुअल डिजायर करते हैं कि वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं दूसरों कंज्यूमर्स के बाय, कि वो सिर्फ यूनिक या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करेंगे। मतलब वो कहते हैं जिस चीज़ की रीस हो गई, जो चीज़ हर जगह पे अवेलेबल है, वो उनके लिए नहीं बनी, अब वो उस चीज़ को नहीं लेंगे। ठीक है। सो जो पॉपुलैरिटी और कंजम्पशन जब कमोडिटी की एक बढ़ती है, यानी जब कमोडिटी स्प्रेड होती जाती है, हर घर में जाती जाती है, तो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो उसे ऐसे मतलब वो परसीव करना स्टार्ट करते हैं कि भाई अब ये प्रोडक्ट की जो एक्सक्लूसिविटी और यूनिकनेस है ना, वो अब जाती जा रही है। मतलब उन्हें लगता है कि अभी ये प्रोडक्ट में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर घर के पास तो वो प्रोडक्ट है। सो एज अ रिजल्ट वो उस कमोडिटी की डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो जो ये बिहेवियर है, ये क्यों आता है? क्योंकि ये बिहेवियर तब अराइज होता है क्योंकि वो ना एक सेंस ऑफ यूनिकनेस या प्रेस्टीज बनाए रखना चाहते हैं। यानी कई बंदे की साइकी ऐसी है, वो ये कहते हैं तब वो ही हमने गुड्स रखनी है जिससे हमारी मतलब हम अलग दिखें दूसरे कंज्यूमर से। मतलब जो चीज़ें दूसरे नहीं ले सकते, हमें वो लेनी है, हमें अपने आप को बढ़िया दिखाना है। यानी ये साइकी इस बिहेवियर को और बढ़ाती है स्नॉब इफेक्ट को। यानी जो स्नॉब इफेक्ट है ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस है उन गुड्स के लिए जिसको रेयर कंसीडर किया जाता है या अनकॉमन, मतलब वो ज़्यादा कॉमन है, हर बंदे के पास नहीं है। यानी ये चीज़ बताता है कि कंज्यूमर इन चीज़ों को वही कंज्यूमर उन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं, और वो इवन वो विलिंग भी है प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए। बस उनको ये चाहिए कि वो अलग दिखें दूसरों से, उन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है। यानी जो स्नॉब इफेक्ट है ये ऑब्जर्व किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, खास करके फैशन की होगी, लग्जरी गुड्स होगी, या कई ऐसे, मतलब आपको टाइप मैंने बता दिया, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री है मतलब जहां पे आप अलग दिखाना चाहते हो, तब वो चीज़ के लिए कंज्यूमर हाई प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होते हैं। सो ये हाईलाइट करता है कंज्यूमर के बिहेवियर का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यहाँ पे, जो यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इन द सेंस कि कंज्यूमर जो है ना उनको सेटिस्फेक्शन तब ही मिलती है जब वो यूनिक प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, जिनसे उनको एक स्टेटस मिलता है। यानी वो अपने आप को कहते हैं हम ही बढ़िया है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है शटडाउन पॉइंट कब होता है एक मल्टी कमोडिटी फर्म का। देखो शटडाउन पॉइंट मल्टी कमोडिटी फर्म का शॉर्ट रन में कब तब होगा जब वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर ही नहीं पाएंगे। यानी सिंपल वे में शटडाउन पॉइंट मीन्स जब आप अपनी कॉस्ट को कवर अप नहीं कर पा रहे हो, खास करके वेरिएबल कॉस्ट को, तो आप शटडाउन पॉइंट पे पहुंच रहे हो। यानी डिटरमाइन, अब जो ये शटडाउन पॉइंट डिटरमाइन कैसे होता है, जब आप ईवीसी और ईएमआर एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हो, तो उसमें कुछ ये दो चीजें हैं। देखो सबसे पहले तो आती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। शटडाउन पॉइंट तब होगा जब आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक्सीड कर जाएगी आपके प्राइस या एवरेज रेवेन्यू
चुके हैं, मतलब जितना आपको चीज़ें बेच के पैसा आ रहा है वो पूरा नहीं कर पा रहा आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। सेकंड, आपका एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू रिसीव कितना हो रहा है। इवन अगर आपका एवरेज, अब देखो एक ही चीज़ है, चाहे लेफ्ट से देख लो चाहे राइट से, या तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक्सीड हो जाएगी एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू से, ये चीज़ कह सकते हो, या आपका जो रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो ऑन एन एवरेज बेसिस वो आपकी कॉस्ट को पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो इन शॉर्ट जो ये शटडाउन पॉइंट होता है ना, इसमें कंप्लीट सेसेशन हो जाती है, बिजनेस पूरी तरह बंद हो जाता है, शटर नीचे हो जाते हैं, एक्टिविटीज क्लोज डाउन हो जाती है, यानी ना तो इसमें बाइंग और सेलिंग होगी, बिजनेस शट डाउन हो गया मतलब कोई बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज नहीं होगी, वो मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे कि कोई उनकी प्रोडक्शन या कोई उनकी किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंडक्ट नहीं होगी, जितने उनके पास एसेट्स हैं वो सभी को बेच दिया जाएगा, उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा, जो उन एसेट्स को बेच के पैसा आएगा उनसे जिनकी भी जितनी भी उनकी लाइबिलिटीज देनदारियां बनती हैं उनको पे ऑफ कर दिया जाएगा, और एट द एंड जो पैसा बच गया उसको ओनर्स को रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी कैपिटल रिटर्न कर दी जाती है ओनर्स को। ठीक है, सो आगे चलते हैं, एक लाइन सुनो, व्हेन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय बिजनेस इज लेस देन इट्स वेरिएबल कॉस्ट इट इंडिकेट्स दैट बिजनेस इज नॉट कवरिंग इट्स वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड इज इनकरिंग लॉसेस। इन सच अ सिचुएशन इट मे बी इकोनॉमिकली वाइज टू शट डाउन द ऑपरेशंस टू मिनिमाइज फर्दर लॉसेस। बिल्कुल असर्शन रीजन में आया था, एब्सोल्यूट 101% करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो जब आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो जब आपका जो पैसा बन रहा है, जो एवरेज रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो वो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस को ही नहीं पूरा कर पा रहा है, तो आप केवल लॉसेस होने स्टार्ट कर जाते हैं। तब जब ये सिचुएशन आ जाते हैं ना, तब आप ये सोच लेते हो कि अब बिजनेस को बंद करने में ही फायदा है, क्योंकि फर्दर और लॉसेस सहने की बजाय हम इसको वाइंड अप कर देते हैं और कोई न्यू आइडिया या न्यू बिजनेस हम खोल सकते हैं। ठीक है, यानी अब एक आता है कि एक और स्टेटमेंट थी, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द प्राइस एट व्हिच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये सर्जन रीजन में आई थी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम प्राइस वही होता है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर होती है। आगे वो क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम इज द कंडीशंस वंस डिटरमाइंड टेंड टू परसिस्ट इन टाइम। ये भी बिल्कुल ट्रू है। देखो जब आपने एक बार इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया वो बहुत लंबे टाइम के लिए आपके साथ चलेगा, बट यहाँ पे एक चीज मान के चलो, ये ना कोई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या एक्सप्लेनेशन है इक्विलिब्रियम प्राइस की। ठीक है, हम कह सकते हैं एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो आपके लिए परसिस्ट करेगा अगले फ्यूचर में आने वाले टाइम के लिए, बट हम इसे कोई डायरेक्ट मतलब बिल्कुल ही मतलब क्या नहीं देते कि लाइक ये कोई स्टैटिस्टिक एक्सप्लेनेशन नहीं है इक्विलिब्रियम प्राइस की या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जो इक्विलिब्रियम प्राइस है बेसिकली डिटरमाइन होता है जब आपकी डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट करते हैं, और जब यहाँ आप कह सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स होती है आपके क्वांटिटी सप्लाइड में। ठीक है, समझ गए। सो आगे एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था। देखो सबसे पहले मैंने एक लिस्ट में आपको मार्केट्स की कुछ चीज़ें दी थी और सेकेंड लिस्ट में डिस्क्रिप्शन दी थी, उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जो साइज ऑफ मार्केट है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो ग्लोबल साइज आपका मार्केट है ना उसके साथ रिलेटेड है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। मतलब जितना आपका साइज होगा मार्केट का, मतलब आप मार्केट को स्टडी कर रहे हो, इकोनॉमिक को स्टडी कर इकोनॉमिक पूरी को स्टडी कर रहे हो, सो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया जो आपका ग्लोबल साइज ऑफ मार्केट का मतलब कितनी आपकी मार्केट एक प्रोडक्ट है सर्विस जो उसके साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। क्या देखो जो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, जो ये दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो आपकी नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होगी, मतलब जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, मतलब क्योंकि देखो जो डेमोग्राफिक होती है ना इन्वायरमेंट, इसमें आपके पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, क्या उनकी एज है, क्या उनका लोकेशन है वगैरह वगैरह। सो इन शॉर्ट इससे ये नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो रिलेटेड किसके साथ है, जो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनकी स्ट्रेटजी के साथ। सो इन शॉर्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर आती है। जो आपकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है दैट रिलेट्स टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज। पता ही है आपको, यानी जो एमएनसी वो यूनिट होती है जो जिसका बिजनेस पूरी अलग अलग कंट्रीज में फैला होता है, उनके हेड ऑफिस एक जगह पे होता है बट उनके ऑपरेशंस वाइड सेपरेट होते हैं, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। अब आगे एक मेथड्स आए थे, द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट बिहेवियर हैज फॉलोज। 3 मेथड्स हैं जो आपके कॉस्ट बिहेवियर होता है, यानी जो जिस तरीके से आपकी कॉस्ट ऊपर नीचे होती है प्रोडक्ट और सर्विस को मेजर करते हैं या उसको बताते हैं, उसके बिहेवियर को डिटरमाइन सबसे पहले आता है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। ये हम वैसे अकाउंटेंसी आगे जब यूनिट्स करेंगे ना उसमें भी ये आएगा। देखो जो हाई एंड लो पॉइंट मेथड है, ये इसमें आप एनालाइज करते हो कॉस्ट को
डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे, यानी जो जो आपके एक्टिविटी लेवल्स हो रहे हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिन जिन लेवल पे हो रहे हैं, वहाँ पे आपको आप उन कॉस्ट जो इनकर होती है उसको एनालाइज करते हो ताकि आपको कॉस्ट का बिहेवियर पता लग सके। नेक्स्ट आता है लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड, यानी ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड है जहाँ पे आप रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हो जो आपकी कॉस्ट और एक्टिविटी लेवल्स के बीच में है, यानी जो जो हर एक एक्टिविटी लेवल है वहाँ पे कॉस्ट इनकर हो, उनकी रिलेशनशिप कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, जो भी रिलेशनशिप हुई वो हमें लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड एनालाइज करके बताता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग और एनालिटिकल अप्रोच, यानी जो इसमें हम कॉस्ट कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं और रिलेशनशिप जो उनकी बन रही है उसको एनालाइज किया जाता है ताकि हमें कॉस्ट का बिहेवियर पता चल सके। ठीक है, आगे आता है नीति आयोग। क्या देखो, जो नीति आयोग है उसकी फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछी गई है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि पेपर में बहुत बार आ गया। देखो ये जो नीति आयोग है ना, ये एक बेसिकली पॉलिसी थिंक टैंक है, पॉलिसी थिंक टैंक, 3 वर्ड्स हैं, जो सोचता है, यानी गवर्नमेंट का सोचने मतलब गवर्नमेंट का दिमाग है नीति टैंक, ये पॉलिसी थिंक टैंक है, यानी ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। इसको 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे थी, एक ना पहले प्लानिंग कमीशन होती थी इंडिया में, उसको रिप्लेस कर दिया गया था और नीति आयोग को इस्टेब्लिश कर दिया गया था 2015 में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट का कारण ये था, ये प्रमोट करना चाहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब फेडरलिज्म को, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो चीज़ इनका लक्ष्य थी। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंट्री यानी जो इंडिया कर रहा है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, वो हो ही जानी चाहिए, ये इसका काम था। अब इसमें इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल, जो देखो जो पहले प्लानिंग कमीशन में उससे था 5 ईयर प्लान्स बनते थे, ये तो आपको पता था, बट जब नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया इसका फोकस चेंज हो गया। अब ये फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को, यानी जो लंबे समय तक चलेंगे, यानी इनकी 15 ईयर विजन है या एक 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 2 चीज़ें हैं, एक ये 15 ईयर विजन बनाते हैं, एक ये 3 ईयर एक्शन एजेंडास बनाते हैं। जो इनकी 15 ईयर विजन है वो ब्रॉड गोल सेट करती है पूरी इकोनॉमी के लिए, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इन शॉर्ट एट द एंड एक ही चीज़ आउटकम उसके होने चाहिए, कंट्री की डेवलपमेंट होनी चाहिए 15 साल के पीरियड में। अब जो ये आपके 3 साल के एक्शन एजेंडा ये आउटलाइन करते हैं स्पेसिफिक पॉलिसीज चीज़ों को लेके, क्या क्या सरकार ने इनिशिएटिव्स उठाने या क्या क्या उनके 3 साल के लाइफ टाइम में टारगेट्स होने चाहिए। इन शॉर्ट ये छोटे छोटे रल के ना 15 ईयर की विजन को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे आता है इफ अ फर्म इनकर्स लॉसेस देयर एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन फॉर देम, द रीजन एक्सप्लेन्स दैट देयर प्रोडक्शन लेवल हैज टू रिमेन बिलो देयर इकोनॉमिक लेवल कैपेसिटी। ऑब्वियस चीज़ है, देखो ये भी सेशन रीजन में आया था, अगर फर्म बिलो मतलब फर्म लॉसेस इनकर कर रही है तो डैम श्योर है वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करे, वहाँ कहीं ना कहीं उनकी एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है। ठीक है, आगे आई थी स्ट्रेटेजीज, ये मैं वैसे आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मोबाइल डिफेंस क्या होती है, यानी जब लीडर स्ट्रेच करता है अपने डोमेन को न्यू टेरिटरीज के ऊपर, मतलब अपने क्षेत्र को वो नई टेरिटरीज के ऊपर लेके जाता है, अपनी मार्केट को ब्रॉडन करता है और मार्केट को डाइवर्सिफाई करता है, नए नए कस्टमर्स को ऐड ऑन करता है। कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस होता है जब लार्ज कंपनीज अपनी वीकर मार्केट्स को छोड़ देते हैं और वो जो वीकर मार्केट्स में जो रिसोर्सेज वो लगा रहे थे ना उनको वहां से निकाल के नई स्ट्रॉन्गर वंस पे लगाते हैं। पोजीशन डिफेंस क्या होता है, यानी जब आप एक डिजायरेबल पोजीशन कंज्यूमर के माइंड में ऑक्यूपाई कर लेते हो, मतलब जो इमेज आप अपनी कंपनी के कंज्यूमर के माइंड में चाहते हो वो आपने अचीव कर ली, यानी यहाँ पे आपका ब्रांड ऑलमोस्ट इम्प्रेग्नेबल हो जाता है। सो ये था आज के सेशन का, और ये आप ये भी कह सकते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट आज यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। अब